पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? तो दिल्ली सल्तनत की सीमा का विस्तार जो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। स्वतंत्र राजपूत द्वारा राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो कौन था? राणा सांगा। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? तो 14 वर्ष की आयु थी। 1556 से लेकर 1560 तक ईस्वी तक अकबर का जो संरक्षक था बैरम शाह, उसने राज दरबार अकबर का संभाला था। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत जो राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ का दुर्ग था। कौन सा गढ़ था? रायगढ़ का दुर्ग में उनका राज्याभिषेक हुआ था। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? तो किस पेशवा के संग मराठा संघ की जो समस्त शक्ति पेशवाओं के हाथों में आ गई थी? तो बाजीराव प्रथम के समय में। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सहायता हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो भारत में जो ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना है, जो आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस आया था, जो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कहाँ किया था? बंगाल में। स्थायी बंदोबस्त के इस्तमारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो 1931 में महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था। 1931 में यह समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य था, तो इस समझौते का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें से कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शामिल करना था। गोलमेज सम्मेलनों में शामिल करना था कि कांग्रेस भी इस सम्मेलन में भाग ले। और जो हमारे BR बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था, जिसमें से केवल कांग्रेस ने केवल एक ही सम्मेलन में भाग लिया था। वो है वर्ष कौन सा? 1931 वाला। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक, उसके दरबार, शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मेगास्थनीज की इंडिका में किस शासक के, उसके दरबार, शासन प्रबंध और उस समय की सामाजिक अवस्थाओं की संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार को माना जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में जो मिला था स्नानागार वह बहुत ही विशालकाय था। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना जो है भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभकुल और कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है। किसमें कहा गया है? मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने लिखी थी। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की है? तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है जियाउद्दीन बर्नी ने की है। किसने की है? जियाउद्दीन बर्नी ने की है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। हम लोग वर्ष भी याद रखेंगे 1575 में। आइए कुछ अकबर के महत्वपूर्ण कार्य भी याद रखते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अकबर ने दास प्रथा, डी फॉर दास प्रथा 1562 में लागू की थी। 1562 में लागू किया था। दास प्रथा का अंत किया था 62 में, लागू नहीं किया था, मतलब अंत कर दिया था। और जो हमारा तीर्थकर था अकबर का, अकबर ने तीर्थकर का जो अंत किया था
वो 63 में किया था। कब किया था? 63 में। पहले तीर्थ के लिए भी कर लगाया जाता था, जिसका अंत अकबर ने कब किया? 63 में किया था। और 64 में क्या किया था? सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था जजिया कर। जो जजिया कर लगाया जाता था, DTJ, जे से मतलब जजिया कर, वो 1564 में ख़त्म किया। 1564 में, 1563 में तीर्थ कर, 1564 में जजिया कर को का अंत कर दिया था। सबसे पहले जो जजिया कर लगाया गया था सर्वप्रथम भारत पर, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर का लगाया था। ठीक है। और अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य और हैं। जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण था वो 1571 में किया गया था अकबर द्वारा। और राजधानी परिवर्तन आगरा से फतेहपुर सीकरी ले जाई गई थी। कब? 1571 में। 1571 में। और इबादत खाना जो आपका था वो 1575 में लागू किया गया था। इबादत खाना की स्थापना जो की गई थी 1575 में। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और एक और पूछा जाता है 1583 में। 1583 में अकबर द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो हुआ था इलाही संबत की स्थापना की थी। इलाही संबत की शुरुआत की थी। कब की थी? 1583 में। जो इलाही संबत अकबर ने लागू किया था, चालू किया था, वो 1583 में किया था। तो इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। भारत भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक जो प्राचीन काव्य है वो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा था? पाणिनि ने। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकासिग मित्र के रचनाकार कौन है? तो मालविकासिग मित्र के रचयिताकार हमारे कालिदास हैं। मालविकासिग मित्र के रचयिताकार कालिदास हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो जो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो गुप्तकालीन मंदिर कला का विशाल सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या क्या है? जो भागवत मत की जो उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है वो क्या है? भगवत गीता। वो क्या है? भगवत गीता में। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब था वो हेमू था। कौन था? हेमू था। कौन था? हेमू। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस मुगल सुल्तान के समय में हुआ? तो जो दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। जो दिल्ली का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो आपका वंश है वो तुगलक वंश ही है। कौन है? तुगलक वंश ही है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में जो सर्वाधिक विद्रोह हुए वो किसके शासनकाल में हुए? तो MBT के समय में हुए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए। और सर्वाधिक विद्वान जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, मतलब पढ़ा लिखा। पर जो सर्वाधिक इसकी जो नीतियाँ रहीं वो सर्वाधिक विफल रहीं। जो ये नीति बनाता था कि हमको अपनी राजधानी में परिवर्तन करना चाहिए, तो ये नीति उसकी क्या हो गई? विफल हो गई। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस परियोजना से भारत भेजा? तो ब्रिटिश सम्राट जो थे जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किसके दरबार में भेजा था? तो भारत किसके दरबार में भेजा था? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में आया था वो। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए, कि भारत में हमें व्यापार करना है, उसकी आज्ञा लेने के लिए। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? जो प्रसेनजीत था किस महाजनपद का विख्यात शासक था? तो कौशल महाजनपद का। कितने? कौशल महाजनपद का। हमारे कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद हमारे थे। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? जो प्रसिद्ध हर्षवर्धन जो था वो थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का शासक था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? जो आर्यों की जो भाषा संस्कृत थी वो आर्यों के समय कौन कौन से वर्ण थे? शूद्र थे, वैश्य थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण। कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व को हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना गया है? तो किसको माना गया 100 युद्धों का विजेता? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही
भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थीं। तो नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या थीं? जहांगीर का मकबरा, इत्माउद्दौला का मकबरा। इत्माउद्दौला का जो मकबरा वो कहाँ है? आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। किसने निर्माण कराया था? तो नूरजहाँ ने, जो जहांगीर की पत्नी थी। नंदवंशी राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था, जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम विष्णुगुप्त था, जिसे चाणक्य बोलते हैं। नंद वंश के बाद हमारा कौन वंश आया था? मौर्य वंश आया था, मौर्य वंश। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हसीन मौसूख। हसीन मौसूख। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण्व वंश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 तक शासन करने वाले शासकों को वंश को कहा जाता है मामुलुक वंश या दास वंश या गुलाम वंश। कहीं कहीं बुक में मामुलुक वंश भी लिख किया जाता है, मामुलुक वंश। इसको क्या बोलते हैं? गुलाम वंश ही बोलते हैं। एक मुकुटाधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए। यह कथन किसका है? एक मुकुटाधारी जो राजा है उसे सदा धर्म में रहकर शासन करना चाहिए। कृष्णदेव राय ने कहा था ये बात। जो जो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 जो कह सकते हैं कि प्रशासन को चलाने वाले जो सहायक थे, उन्हें अष्टदिग्गज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अष्टदिग्गज। और जो हमारे शिवाजी महाराज थे, तो उनके प्रशासन को चलाने वाले 8 लोग जो थे उनको बोलते हैं अष्टप्रधान। क्या बोलते हैं? अष्टप्रधान। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे अकबर के 9 रत्न थे, 9 प्रशासन को चलाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनको बोलते हैं क्या? 9 रत्न। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो 549 जातकों में मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है। जो सैंधव सभ्यता का एक स्थल था, उस स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ। यह स्थल है क्या? मोहनजोदाड़ो। क्या है? मोहनजोदाड़ो। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की रचना की है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? तो फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? तो जौनपुर को। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो औरंगजेब का। किसका किया गया? औरंगजेब ने अपने शासनकाल में राज्याभिषेक 2 बार कराया था। क्यों कराया था? क्योंकि उसका मुख्य कारण ये था कि इसने आगरा पर कब्जा कर लिया था। 1658 में। तब इसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आलमगीर की उपाधि धारण करके इसने अपना पहला राज्याभिषेक कराया। और जो दूसरा जो राज्याभिषेक कराया था इसने, तो देवराय का युद्ध ये जीता था। किसका युद्ध जीता था? देवराय का युद्ध जीता था। इस कारण इसने दूसरा अपना राज्याभिषेक 1659 में कराया था। 1659 में कराया था। इस बात को याद रखेंगे। महत्वपूर्ण इतना नहीं है। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन त्सांग ने वातापी की यात्रा की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? लिखा है चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने वातापी की यात्रा की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय थी जब वातापी की यात्रा की थी। और ये ह्वेन त्सांग किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेन त्सांग आया था हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन के समय में। कहाँ पर आया था? अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक। और जो हर्यक वंश का संस्थापक था वो कौन था? बिंबसार था। कौन था? बिंबसार था। वेदों को अपूर्व से क्यों कहा जाता है? तो वेदों को अपूर्व से कहा जाता है इसलिए क्योंकि इसकी मान्यता के अनुसार जो रचना है वेदों की, उसने किन्होंने की है? देवताओं ने की है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो उनकी रचनाओं के 4 चरण माने जाते हैं। ये श्रेणियाँ हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। जो संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, उनके 4 चरण माने जाते हैं। ये 4 श्रेणियाँ वेद हैं, ब्राह्मण हैं और आरण्यक हैं और
उपनिषद हैं। किस कलचुरी शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? तो लिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? तो कर्णदेव ने। किसने की थी? कर्णदेव ने। कलचुरी शासक थे वो। कलिंग पर विजय प्राप्त करके त्रिलिंगाधिपति की रचना अगला प्रश्न है, किस कलचुरी शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? कर्णदेव था। कौन सा शासक था? कौन सी वंश का? तो कलचुरी शासक था। कलिंग का विजय प्राप्त करने के बाद त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो देवगिरी के जो शासक थे भिल्लम, देवगिरी के जो शासक थे, यादव शासक थे भिल्लम, इन्होंने यादव वंश की स्थापना की थी। रामचंद्र ने किसके समान आत्मसमर्पण किया? तो किसके सामने आत्मसमर्पण किया था रामचंद्र ने? मलिक कफूर के सामने किया था। मलिक कफूर जो था वो सेनापति था, किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। ये जो रामचंद्र थे ये यादव वंश के शासक थे। कौन थे? यादव वंश के शासक। द्वार समुद्रक के होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो द्वार समुद्रक के जो होयसल वंश के स्थापना करने वाले शासक थे विष्णुवर्धन। कौन थे? विष्णुवर्धन। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो होयसल वंश का अंतिम शासक था हमारा वीर बल्लाल तृतीय। वीर बल्लाल तृतीय होयसल वंश का अंतिम शासक। कदम वंश की स्थापना किसने की? तो कदम्ब वंश की स्थापना की थी मयूर शर्मन ने की थी। किसने की थी? मयूर शर्मन ने। कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी? तो जो कदम्ब वंश की राजधानी थी वो वनवासी थी। कहाँ थी? कहाँ राजधानी थी? वनवासी। गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो गंग वंश का संस्थापक व्रजहस्त पंचम था। कौन था? व्रजहस्त पंचम था। रेलवे जीके महारथी चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आगे पढ़ते हैं। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो काकतीय वंश का संस्थापक था हमारा बीटा प्रथम। कौन था? बीटा प्रथम। इस राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मतलब काकतीय वंश का अंतिम राजा शासक था प्रताप रुद्र। कौन था? प्रताप रुद्र। गोपाल वंश ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो गोपाल वंश के शासक ने गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गोपाल ने। धर्मपाल को किसने उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया? तो धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी के रूप में गुजराती कवि फोड्डल ने किया था। जो उपाधि थी उत्तरापत स्वामी की वो किसने दिया था? गुजराती कवि फोड्डल ने। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया? तो उदंतपुरी के जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ है उसका निर्माण किया था देवपाल ने। किसने किया था? देवपाल ने किया था। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। किसने की थी? सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? नदिया लखनौती। नदिया लखनौती। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की जो रचना है वो सेन शासक बल्लाल सेन ने की। सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध किस राज्यसभा में रहते थे? जो गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध जो थे वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन था। कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना किसने की? तो कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन ने की। किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने की थी। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्पल वंश का जो संस्थापक था वो अवंती वर्मन था। कौन था? अवंती वर्मन। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज। ये छोटे छोटे राजवंश हैं। संग्राम राजवंश। हर्ष का आश्रित कवि कौन था? हर्ष। तो हर्ष का जो आश्रित कवि था वो कल्लड़ था। कौन था? कल्लड़।
कल्हड़ ने ही राज तरंगिणी लिखी है, राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है, कश्मीर राज्य का। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम था। मालवा का शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा था वह था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में किसकी उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में आदि वरा की उपाधि धारण की थी। आदि वरा की उपाधि धारण की थी। राजशेखर प्रतिहार किस शासक के दरबार में रहते थे? तो राजशेखर जो थे प्रतिहार शासक वो महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे, महेंद्रपाल के। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का अंतिम राजा था यशपाल। कौन था? यशपाल। 1036 ईस्वी में। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गहड़वाल वंश है उसका संस्थापक चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव। कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो कृत्यकल्पतरु नामक जो ग्रंथ है वो लक्ष्मीधर ने लिखा। किसने लिखा? लक्ष्मीधर ने। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो उपेंद्र राज था। कौन था? उपेंद्र राज। परमार वंश की राजधानी किस स्थान पर थी? तो परमार वंश की राजधानी जो थी वो धारा नगरी थी। कौन थी? धारा नगरी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो राजा भोज था। कौन था? राजा भोज। नैषधि चरित के लेखक कौन थे? तो श्रीहर्ष थे। नैषधि चरित के लेखक कौन थे? श्रीहर्ष। प्रबंध चिंतामणि के लेखक की रचना किसने की है? प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की है? तो मेरुतुंग ने। किसने की है? मेरुतुंग ने की है। नवशाह सांख्य चरित के लेखक कौन थे? तो नवशाह सांख्य चरित के लेखक पद्मगुप्त परिमल थे। पद्मगुप्त परिमल थे। 10 रूपक के रचयिता कौन थे? तो 10 रूपक के रचयिता थे धनंजय। कौन थे? धनंजय। अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण राजा भोज ने कराया। किसने कहा था? राजा भोज ने। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली नगर के जो स्थापना वो तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। तोमर नरेश अनंगपाल ने। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने की थी। अजय राज द्वितीय ने। अजय राज द्वितीय ने। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? तो हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना थी विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरुआत में क्या थी? तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो शुरुआत में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन है, राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से कहाँ स्थानांतरित की? तो राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की। प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना किसने की? तो प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना की थी कृष्ण मिश्र ने की थी। किसने की थी? कृष्ण मिश्र ने की थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव थे। कौन थे? परमार्दी देव। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का जो संस्थापक था वो मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद किसके दरबार में रहता था? तो प्रसिद्ध विद्वान जो हेमचंद्र था वो जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के दरबार में रहता था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया था जयसिंह और सिद्धराज ने। जयसिंह सिद्धराज ने कराया था। जयसिंह सिद्धराज ने कराया था। इनका पूरा नाम जयसिंह और सिद्धराज था। सिसोदिया वंश के शासक किस स्थान पर शासन करते थे? तो मेवाड़ पर। मेवाड़ पर। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ? तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच में। राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच में। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगीन नामक एक तुर्क था। अल्पतगीन नामक एक तुर्क। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने महमूद के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे कौन सी उपाधि दी? तो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने महमूद के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी।
महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। हिंदू शाही की राजधानी क्या थी? तो हिंदू शाही की राजधानी थी ओहिंद उदभांडपुर थी। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो यामनी वंश का महमूद गजनी शासक था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। 1030 ईस्वी में हुई। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो था वो शंस बनी का शासक था। शंस बनी का शासक था मोहम्मद गौरी। किस वंश का था? किस वंश का था? तो शंस बनी वंश का शासक था। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और कहाँ किया? तो गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था वो 1175 में मुल्तान पर किया। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश था तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क और ऐबक का दामाद। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क एवं कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। रजिया ने आमिर ए आखूर घोड़ा का सरदार किसे नियुक्त किया? तो रजिया ने आमिर ए आखूर घोड़े का जो सरदार है मलिक जमालुद्दीन याकूत को घोड़े का सरदार नियुक्त किया। रजिया की शादी किसके साथ हुई? तो रजिया की जो शादी है वो अल्तुनिया के साथ हुई। किसके साथ हुई? अल्तुनिया के साथ। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना निर्वाह करता था, जो अपना जीवन टोपी सिलकर काटता था, कमाता था टोपी सिलकर? वो नसीरुद्दीन महमूद था। वो कौन सा शासक था? नसीरुद्दीन महमूद। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। किसने की थी? बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ करवाया? तो बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव का प्रारंभ करवाया? तो नौरोज ने कराया। किसने कराया था? नौरोज ने। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की? तो नसीरुद्दीन महमूद ने उलूम खां को उपाधि प्रदान की। इक्तादारी की प्रथा किसने चलाई? तो इक्तादारी की प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने। किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। 13वीं सदी में सल्तनत काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो 13वीं सदी में सल्तनत काल में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो खान कहलाता है। क्या कहलाता है? खान। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी था। कौन था? चौधरी। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तो तबकात ए नासरी का लेखक मिन्हास उस सिराज है। तबकात ए नासरी का लेखक मिन्हास उस सिराज है।